हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की लेक्चर। और आपका स्वागत है। हमारा जो चैनल है दैट इज़ सिंप्लीफाई केमिस्ट्री विद नवदीप सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है और एनसीईआरटी को अगर हम रीड करते हैं तो इक्विलिब्रियम के बारे में वो 2-3 बातें बताता है। और इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है आपके नीट के लिए, जेई के लिए या कोई भी 11-12 के सिलेबस पर बेस्ड केमिस्ट्री के अंदर कोई भी आपका एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए ये इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स को भी रिवाइज करेंगे और इसमें एनसीईआरटी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है वो देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, एक स्टेट का नाम है वेयर forward rate is equal to backward rate of reaction। तो बेटा अगर इक्विलिब्रियम इस स्टेट का नाम है तो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो होती है वो स्टडी की जाती है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली, क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अगर कोई रिएक्शन है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज be a characteristic of reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर वाटर है। तो पानी है तो पानी जैसा दिखना भी चाहिए। ये हमारे पास वाटर है H2। अब अगर मैं इस H2 की बात करूं तो ये H2 जो है, ये H2O दो फॉर्म्स में है, एक तो लिक्विड और इसी के ऊपर इसकी जो आउटर लेयर है लिक्विड की, इसके ऊपर इसके वेपर्स भी होंगे तो H2O गैस भी है। तो अगर आपके पास H2O है और उसके ऊपर H2O गैस भी है तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो स्टेट है। एक आपके पास सब्सटेंस है, उसकी दो स्टेट है, लिक्विड एंड गैस, और इन दोनों स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बाय चांस हम इसको ऊपर से बंद कर दें तो आपको पता है इसमें दो प्रोसेस हो रही हैं। एक तो H2O जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में। तो क्या आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस जो भी कोई रिएक्शन जाती है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। ये वेपराइजेशन है। अगेन अगर मैं बात करूं H2O जो गैस है, H2O गैस जो है उससे H2O लिक्विड बनना, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम को क्या लिखती है? व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो हम इस
स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। तो बेटा रेट ऑफ वेपराइजेशन अगर इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के तो हम उसे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के रेट को इक्वल होने को ही इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम में जो स्टेट आती है वो क्यों आती है और क्यों हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें देखो, अब अगर H2 लिक्विड जो है जितना गैस बन रहा है उतना ही गैस अगर लिक्विड बना रही होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़। लाइक आपको अमाउंट भी लिक्विड का ज़्यादा होते हुए कम होते हुए नज़र नहीं आएगा, गैस का भी जो अमाउंट है वो कम होते हुए और ज़्यादा होते हुए नज़र नहीं आएगा। इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्लियर हो गया। अब अगर ये आपके पास इसका आपने एग्जांपल भी देखा होगा, ये जो आप कंटेनर देख रहे हो इस कंटेनर को आप बोतल से कंपेयर कर सकते हो। और जो बोतल है उस बोतल के अंदर आपने देखा होगा, बोतल जो आपकी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट बोतल्स, इसका वाटर लेवल राइज या फॉल नहीं करता है इतना क्विकली क्योंकि उसका ढक्कन बंद होता है और उसमें एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और वो ये इक्विलिब्रियम है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम तो आगे का टॉपिक है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ 3 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है इससे रिलेटेड कि भाई हमारे इक्विलिब्रियम में ज़्यादा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाला ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन या बैकवर्ड वाला हो रहा है या दोनों इक्वल अमाउंट से हो रहे हैं। इस बात को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और वो तीनों का इक्विलिब्रियम बनता है। तो अगर मैं उन तीनों स्टेटमेंट्स को देखकर और आपसे एक सवाल पूछूं तो वो आपको बताना है। देखिए आपके सामने सवाल है बेटा, देखो देखिए ये सवाल है। सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैच द फॉलोइंग ग्राफ। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मैच करना है ग्राफ। ठीक है, और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाई गई है। सबसे पहला है रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट देम एक्सपेरिमेंटली दीज एक्सपेरिमेंटली। तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें फॉरवर्ड का जो रेट है या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, फॉरवर्ड के रेट को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा जो फॉरवर्ड का जो रेट है उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रही है, कंसिडर कर रही है, तो आपका अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम होता है। दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है द रिएक्शंस इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, मतलब वो बैकवर्ड को ज़्यादा फेवर कर रही है और रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो वाली स्टेट है। और एक होती है रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, देन वो हम बोल सकते हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, इन तीनों स्टेटमेंट्स को इन तीनों ऑप्शन से मैच करना है। और अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है इसका कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्लियरली मेंशन है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर हो गई है, कम हो गई है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए आप रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम हो गए हैं, प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, यानी ये फॉरवर्ड को ज़्यादा फेवर कर रही है, पर इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट तो हम ए और फर्स्ट को सिमिलर मान सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्चुअल में वो मैच होती है ए से। तो हमारे ए के लिए आ गया है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अब की बार आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम देखना है, रिएक्टेंट अभी भी ज़्यादा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो सी जो स्टेटमेंट है उसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड बी ऑप्शन के लिए अगर देखें तो दोनों कंपेरेबल हैं तो इक्वल है, इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि अब
कंपेरेबल आ गया तो इसका मतलब वो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी वो इससे जस्टिफाई होती है। तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। अगर मैं इससे अगले सवाल की बात करूं तो हमारे पास कुछ पावरफुल ड्राइंग एजेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, और ये जब हम ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आता है। तो एनसीईआरटी में कुछ H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए ड्राइंग एजेंट्स का यूज़ उसने बोला है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं या जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसमें आप केमिकल रख रहे हो, उन केमिकल्स के अंदर अगर मान लो कोई आपके पास कोई वेसल है, कोई आपका अपरेटस है, उसके अंदर H2O बच गया है और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, तो आप कौन सा ड्राइंग एजेंट इसमें यूज़ कर सकते हो। देखिए एक्चुअल में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे तो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ऐसा सवाल डायरेक्टली पूछना मुश्किल है, पर इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको कोई H2O के मिक्सचर का रिएक्शन दे देगा और लास्ट में बोलेगा कि भाई H2O इसमें ये जो मिक्सचर है इसके अंदर हमने कुछ ड्राइंग एजेंट्स डालें और वो ड्राइंग एजेंट्स आपको बताने हैं। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर इसका आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पावरफुल ड्राइंग एजेंट, और कमेंट में ज़रूर जो दोनों मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर ज़रूर लिखिए और फिर देखिए सॉल्यूशन क्या आता है। इसका वैसे डायरेक्ट आंसर है कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोथ यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। तो आपको याद रखना है बोथ CaCl2 and P2O5 behave as drying agents। ओके जी, तो याद रखेंगे और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देन यहीं तक आज का हम सेशन रखेंगे, और अब हम इक्विलिब्रियम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक तो होता है इन सब को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और जो पहला टाइप है दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देन आपके पास है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, एंड एक है आपके पास सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ये तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम एक को पढ़ लेते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जानते हैं। देखिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक और फंडामेंटल एग्जाम्पल हमारे पास है, जो आपने बहुत बार किया भी होगा। एक कंटेनर या बीकर लिया और उसके अंदर आइस रख दी, यहाँ पे आइस रख दी, और ये जो आइस है ये आइस क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होगी, मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो H2O सॉलिड है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये एग्जांपल है इसका, इस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, अगर हम देख रहे हैं कि H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से मेल्टिंग भी है और फ्रीजिंग भी है। इसी पॉइंट में हम देखेंगे कि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा सॉलिड से लिक्विड जो हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड जो हो रहा है वो
आपके पास सॉलिडिफाई हो रहा है यानी फ्रीज हो रहा है, तो एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखिए कि H2O सॉलिड से लिक्विड जब बनता है या लिक्विड जब सॉलिड बनाता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर होता है। तो अगर 1 atm आपके पास प्रेशर है, 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमारे पास H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और H2O लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। एंड व्हेन both the states solid and liquid are in equilibrium at a particular temperature, then that temperature is known as melting point। इसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने पहला जो पार्ट है वो डिस्कस किया सॉलिड और लिक्विड। तो H2O सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जब बनता है तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग दोनों साइड बाय साइड चलती है। तो रेट ऑफ आपकी बार क्या इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्रीजिंग। तो हमारा फर्स्ट टाइप का सॉलिड लिक्विड टाइप इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बाकी की जो 2 टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए आप रेडी रहें। तो मैं जो पहले 2 सवाल कराए हैं इनको डाल दूंगा और ये वीडियो भी आपके पास कंप्लीट आ गई है। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इससे आगे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी एग्जांपल यूज़फुल लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और ये सारी बातें जो हमने करी हैं ये आपको थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है आपकी क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को पढ़ते रहना है और NCERT की और कुछ नई और अंदर की बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।